नमस्कार मित्रों, मैं ट्रवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं आप उनका लाभ ले पा रहे होंगे और उनके माध्यम से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान हम पढ़ रहे हैं उसके अंतिम चरण में है। उसका महत्वपूर्ण अंग सर्वोच्च न्यायालय, जिसे संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट भी कहा जाता है, जो वहाँ के संघीय शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, उसके संबंध में है। इसमें हम उसके गठन, उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय यानी वहाँ का फेडरल कोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, वो वहाँ के संघीय शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। दो महत्वपूर्ण हम पद पढ़ चुके हैं, वहाँ की संसद और वहाँ की कार्यपालिका। संघात्मक शासन में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका को होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसका होना उसी शर्त की पूर्ति करता है, किंतु इसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के समान हम नहीं मान सकते। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले, स्विट्जरलैंड संविधान के निर्मातागण इस सूत्र में आस्था रखते थे कि व्यवस्थापिका को परिसंघ की सर्वोच्च सत्ता सौंपी जाए और कार्यपालिका व न्यायपालिका को उसके नीचे रखा जाए। किंतु यदि मौजूदा स्थिति हम देखें तो संघीय कार्यपालिका ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। संघीय न्यायपालिका की स्थिति ऐसी नहीं है। तो इसका गठन यदि हम देखें तो संघीय न्यायालय में 26 जज तथा 12 उनके सहायक या स्थानापन्न जज होते हैं, जिन्हें संघीय संसद द्वारा 6 वर्षों के लिए अपने संयुक्त अधिवेशन में चुना जाता है, यानी निर्वाचन के माध्यम से इनकी नियुक्ति होती है। इनमें एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है, जो 2 वर्षों तक काम करते हैं, किंतु उन्हें पुनः निर्वाचित नहीं किया जा सकता। संविधान में उनकी योग्यताओं के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया, मात्र ये लिखा गया है कि वह प्रतिनिधि सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तथा संघीय संसद या संघीय परिषद का सदस्य न हो, न ही वह सरकारी अधिकारी के किसी पद पर हो। यानी कोई स्पेसिफिक योग्यता नहीं निर्धारित की गई है, बस ये कहा है कि उसमें उतनी योग्यता हो जो प्रतिनिधि सदन का सदस्य बनने के लिए, और किसी भी संघीय संसद के किसी भी सदन का ना तो मेंबर हो और ना ही वो कोई सरकारी पद धारण किए हुए होना चाहिए। इस न्यायालय में जर्मन, फ्रेंच व इटालियन भाषी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, किंतु वहाँ ये परंपरा विकसित हो चुकी है कि उन्हीं लोगों को चुना जाता है जो आपराधिक मामलों में विशेषज्ञता व अनुभव रखते हैं, और उन्हीं को बार बार चुन लिया जाता है। इसका कार्यालय वार्ड प्रांत के लासेन नगर में स्थित है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वहाँ के वार्ड प्रांत के लासेन नगर में है। अधिकार क्षेत्र की यदि हम देखें, ज्यूरिसडिक्शन की, तो इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दीवानी तथा फौजदारी व सार्वजनिक विधि से संबंधित मामले आते हैं। इसके दीवानी अधिकार क्षेत्र में वे मामले आते हैं जो परिसंघ व प्रांतों के या प्रांतों के बीच होते हैं, यानी संघ या प्रांत के बीच कोई मामला हो या फिर प्रांतों का या कैंटनों का आपसी कोई मामला होता है तो वो इसके अधिकार क्षेत्र में है। यदि लोगों के बीच 10,000 फ्रैंक से अधिक मूल्य की संपत्ति का कोई विवाद हो, ये वहाँ की मुद्रा है फ्रैंक्स, तो उससे अधिक की संपत्ति कोई विवाद हो और वे उसे इस न्यायालय द्वारा निपटाना चाहते हो, तो न्यायालय जो है वो ऐसे विवाद को सुनकर अपना निर्णय दे सकता है। यह कैंटनों में नागरिकता संबंधी विवादों का निपटान करता है। कैंटनों की जो अदालतें हैं उनके संघीय कानूनों के अनुसार संपत्ति के विवादों को निपटाती हैं।
लेकिन 8,000 फ्रैंक्स से अधिक के मूल्य वाली संपत्ति के बारे में विवादों के निर्णय के खिलाफ इस न्यायालय में अपील भी की जा सकती है, यानी एक अपीलीय न्यायालय भी है। यानी नीचे के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके मामलों में यहाँ पर निर्णयों के विरुद्ध यहाँ पर क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। लेकिन फौजदारी संबंधी जो इसके मामले हैं उसमें इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो अधिक व्यापक है। यह राज्य के खिलाफ देशद्रोह या विद्रोह या संघीय अधिकारियों के खिलाफ हिंसा या राष्ट्रों के कानूनों के खिलाफ अपराधों, देश में ऐसे उपद्रव्यों का होना जिन्हें सैनिक हस्तक्षेप से दबाया गया हो आदि मुकदमे इस न्यायालय में निपटाए जाते हैं। फौजदारी के मुकदमों को निपटाने के लिए यह न्यायालय देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं स्थापित कर सकता है तथा वहाँ ज्यूरी की व्यवस्था भी कर सकता है, यानी उसे ज्यूरी की व्यवस्था करने का भी अधिकार है विभिन्न जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मामलों को निपटाने के लिए। संघीय जो न्यायालय है इसका संवैधानिक कार्य क्षेत्र काफ़ी सीमित है। यदि संघीय व प्रांतीय अधिकारियों के कार्य क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में कोई विवाद उठते हैं तो यह उसे तय कर सकता है। ऐसे विवादों का निपटान करते समय यह न्यायालय परिसंघ के संविधान को मान्यता देता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तरह इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त नहीं है। हमने देखा था कि अमेरिकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसे न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। लेकिन स्विट्जरलैंड का जो संविधान है उसमें वहाँ का जो संघीय न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय उसको ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन इसने इसे विकसित कर लिया गया है। धीरे धीरे समय के साथ इसे ये शक्ति भी विकसित हो रही है जो प्रांतीय सरकारों के कानूनों आदर्शों को क्या कर सकता है, अवैध या सीमित कर सकता है। यदि संघीय परिषद या संघीय न्यायालय के बीच कार्य क्षेत्र का विवाद पैदा होता है तो उसका निपटान कौन करता है, संघीय सभा निपटान करती है। यानी यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी कोई विवाद होता है आपसी तो उसका निपटान वहाँ की संघीय सभा यानी वहाँ की संसद करती है। स्विट्जरलैंड व अमेरिका की स्थितियों को देखते हुए यह भी अंतर है कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के नीचे संघीय न्यायालय है, जबकि स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायालय के नीचे कोई न्यायालय नहीं है। इसलिए स्विस संघीय न्यायालय को स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका नहीं कहा जा सकता। और इस एक लेखक ने इसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि यदि इसे संघीय कानूनों को रद्द करने की शक्ति दी गई होती तो उसका यह अर्थ होता है कि एक बहुत कमज़ोर न्यायालय पर बहुत बड़ा भार रख दिया गया है जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पर है और जो उसे कभी कभी हिलाकर रख देते हैं। यानी एक लेखक की टिप्पणी है कि यदि इससे संघीय कानून यानी संघीय व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए जो कानून है यदि इसे रद्द करने की शक्ति दी जाती तो ऐसा आभास होता है कि एक बहुत ही कमज़ोर न्यायालय के ऊपर एक बहुत बड़ा भार रख दिया गया है। तो वहाँ की जो न्यायपालिका है उसे दीवानी और फौजदारी क्षेत्रों में शक्तियाँ प्राप्त हैं जिसमें वो कैंटनों या फिर वहाँ के जो प्रांत हैं उनके और संघ के जो मध्य कोई विवाद होता है तो उनका वो प्राथमिक क्षेत्राधिकार है उनको ये निपटाती है। और उसके अलावा वहाँ अपीलीय न्यायालय के रूप में भी ये काम करती है और फौजदारी मामलों में भी इसको देश में अधिकारियों के खिलाफ हिंसा या कानूनों के खिलाफ अपराध इत्यादि से संबंधित मुकदमे निपटाने का सुनने का इसके पास पूरा अधिकार है। तो इसकी जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अमेरिकी या वहाँ की जो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था है उससे भिन्न है। इसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं, लेकिन तीनों ही अंगों में यदि हम देखें तो स्विट्जरलैंड की जो न्यायपालिका है वो तीनों ही अंगों में सबसे कमज़ोर अंग के रूप में स्थापित की गई है। स्विट्जरलैंड एक खुला और लोकतांत्रिक देश है और यहाँ ब्रिटेन और अमेरिका की तरह ही राजनीतिक बहुलवाद देखा गया है। यानी वहाँ की तरह यहाँ पर राजनीतिक बहुलवाद यानी
राजनीतिक प्रक्रिया में यहाँ राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक दल गठित होने का पूर्ण अधिकार है, इसलिए यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है और राजनीतिक प्रक्रिया में वो अपनी सक्रिय भागीदारी भी निभाते हैं। तो भारत के समान यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है और अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह यद्यपि संविधान में राजनीतिक दलों के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन धीरे धीरे परंपराओं के साथ उनका विकास हो रहा है। तो ये है हमारा स्विट्ज़रलैंड का संविधान, जिसके हम संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका जिसे संघीय सभा कहते हैं, और संघीय न्यायालय का हम विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। उनके गठन और उनके अधिकार क्षेत्र के संबंध में आप विशेष रूप से इसकी विशेषताओं पे और संघीय सभा और संघीय कार्यपालिका पर बड़े प्रश्न तैयार करें। बाकी छोटे प्रश्नों में यदि हम देखें तो आपके यहाँ के जो लोक निर्णय है या लोक निर्णय की स्थिति या उपक्रम या फिर यहाँ पर जो रिकॉल की व्यवस्था है, उनके ऊपर आप अच्छे से छोटे प्रश्न तैयार करें इन पे आपके, क्योंकि ये केवल बाहुल कार्यपालिका है, ये केवल स्विट्ज़रलैंड के संविधान में हमें दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपक्रम है। तो इनको आप छोटे प्रश्न के रूप में विस्तार से अच्छे से तैयार करें। धन्यवाद।